उन्होंने जिक्र किया। मैं इस मंच से अपने पितामह को प्रणाम करना चाहता हूं। वो उत्तर प्रदेश के पहले नमक सत्याग्रही। हमारा गांव रायबरेली का बकुलिया, जिसका उल्लेख नेहरू ने मेरी कहानी में पेज नंबर एग्जैक्ट 468 पेज नंबर है, उसमें पूरी एक कहानी उल्लिखित की है कि कैसे बकुलिया गांव के निवासियों ने लगानबंदी के आंदोलन में बात किया था और किस प्रकार से अंग्रेजों की अत्याचार के वो शिकार हुए थे। इतिहास के कुछ ग्रंथों में बकुलिया को उत्तर प्रदेश का बारदौली कहा गया। लगानबंदी आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, जिस प्रकार से उस गांव ने योगदान दिया था वो अपने आप में बहुत स्मरणीय है और इस मंच से मैं उस गांव को, अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर रहा हूं और एक बार अपना पितामह को प्रणाम कर रहा हूं। जहां तक इस विषय का प्रश्न है, इस पे मेरी कोई बहुत अधिकारिता नहीं है, मैं बहुत कुछ बोलूंगा। अभी कुमार वीरेन जी बहुत अच्छा वक्तव्य देके गए, इलाहाबाद का साहित्य के दृष्टिकोण से, पत्रकारिता के दृष्टिकोण से कैसा क्या योगदान था आंदोलन में, और उससे कल्पना जी ने जो अपना एक वक्तव्य दिया उसमें बहुत कुछ पूरा समेट लिया। जो कुछ बचेगा हेरम सर से हम लोग सुनेंगे। बस बीच में हम लोग बस थोड़ा सा वो जैसे फिलर का काम जो लोग करते हैं उसी तरह हम लोग बीच में उपस्थित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जैसा कि आपको पता है, 23 सितंबर अभी माननीय अवस्थी जी का कितना अच्छा कार्यक्रम स्थापना दिवस पे हुआ, 1887 पे स्थापित हुआ था। ये जो स्थापना अंग्रेजों ने की थी, हम लोग अक्सर मैकाले का नाम सुनते हैं। उनका जो 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो उनका एक स्टेटमेंट आया था, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा कि मैंने भारतवर्ष के कोने कोने में विचरण किया, परंतु एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च नैतिक आदर्श व इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों वाला देश को हम कभी जीत नहीं सकते। यदि भारत को गुलाम बनाना है तो इस देश की मेरुदंड अर्थात भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि इसकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को बर्बाद करना होगा, क्योंकि जब तक भारतीयों के मन में यह बात घर नहीं कर जाएगी कि जो भी विलायती है वह उनके देशी से श्रेष्ठ है, महान है, तब ये हीन भावना से ग्रस्त होकर अपनी गरिमा, स्वदेश प्रेम व स्वाभिमान को खो देंगे। उनका मनोबल टूट जाएगा और हम अपने इरादों से अयादों में कामयाब हो जाएंगे। ये जो उनका वक्तव्य था, इसी वक्तव्य को धरते हुए उन्होंने जो यहाँ पे शिक्षा नीति अपनाई और उस नीति के माध्यम से इस देश में ऐसी एक नर्सरी पैदा करना चाहते थे। उस नर्सरी से ऐसे लोग निकले जो भारतीय ब्रिटिश हुकूमत के लिए ब्यूरोक्रेट्स पैदा कर सके, उनके लिए लिपिक पैदा कर सके और ब्रिटिश साम्राज्य के जो कारोबार को ठीक से चला सके। हमें लगता है इसी दृष्टि से उन्होंने इस देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित। कलकत्ता में 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय, 18 जुलाई को मुंबई विश्वविद्यालय 1857 में, और मद्रास में 5 सितंबर 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में, और उत्तर भारत में इलाहाबाद में जो है उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि इलाहाबाद निश्चित रूप से भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का केंद्र था और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के केंद्र को कैसे नियंत्रित किया जाए उसकी पीछे दृष्टि निश्चित रूप से रही होगी। ये 1887 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब मैं पढ़ने यहाँ आया, मैं यहाँ नहीं आना चाहता। मैंने लखनऊ से अपना इंटरमीडिएट का कोर्स किया था, इंटरमीडिएट पास किया था नवजीवन इंटर कॉलेज मोहनलालगंज, वहीं पे मेरे पिता पोस्टेड थे। हमारे जितने भी साथी थे वो सब के सब लखनऊ जा रहे थे। हमारे पिताजी ने कहा कि नहीं, तुमको इलाहाबाद जाना है। हमने कहा इलाहाबाद में ऐसा क्या है? तो उन्होंने एक कोड हमको बताया। 4 विश्वविद्यालय पहले बड़े फेमस हुआ करते, 4 ही विश्वविद्यालय थे स्वतंत्रता के बाद। उन्होंने कहा कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेक्स लीडर्स, आगरा यूनिवर्सिटी मेक्स क्लर्क्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी मेक्स गर्ल्स नजाकत, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेक्स ऑफिसर्स। तो इलाहाबाद की जो भी परंपरा थी उसमें एक परंपरा ये भी थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी एक ही सपना लेकर आता है, और आता रहा था, आता रहा है और आता रहेगा कि उसे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। मैं केवल इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1887 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना और जो सबसे ज्यादा उसने जिस क्षेत्र में कामयाबी हासिल की तो सिविल सर्वेंट्स को पैदा करने की उसने कामयाबी हासिल की, और उसका जो वो लेगेसी है आज भी उसकी जब हम बात करते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए इसी तरह हम याद करते हैं। खैर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया और यहाँ पढ़ा। सौभाग्य या दुर्भाग्य से अधिकारी नहीं बन पाया, लेकिन विश्वविद्यालय में रहा। अभी कुमार बीरेन जी ने चर्चा की, क्योंकि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, जो 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसको स्वतंत्रता संग्राम कहें, क्रांति कहें, विद्रोह कहें, जो भी नाम दे लें, और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पे प्रशासनिक परिवर्तन हुए और जिस प्रकार से 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, निश्चित रूप से उसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा डेविड ह्यूम जो था पुराना वो मैं गलत बोल रहा हूँ, वो निश्चित रूप से वो एक इस प्रकार का था जैसे प्रेशर कुकर में विसिल लगी रहती है। अगर प्रेशर कुकर में काफी प्रेशर बढ़ गया तो विसिल जो है उस प्रेशर को निकाल देती है। निश्चित रूप से उस वक्त 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसी उद्देश्य कि अगर सोसाइटी में ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो ये कांग्रेस उस सीटी की विसिल की तरह काम करेगी और जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस स्वतंत्रता की बात करती थी, लेकिन इस देश का असली स्वतंत्रता आंदोलन गांधी के आने के बाद से ही शुरू। गांधी के नेतृत्व में ही इस देश का स्वतंत्रता आंदोलन सच्चे अर्थों में शुरू हुआ। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जब वो अफ्रीका से लौटे, अफ्रीका में उनके जो कारनामे थे, उनकी जो योगदान था, उनकी जो उपलब्धियां थी, वो उसके साथ थी। जब यहाँ पर आए तब कांग्रेस में लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका वर्चस्व था। गरम दल नरम दल की बात थी। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना गुरु माना, और जब उनके पास गए 1915 में तो उन्होंने कहा कि पहले आप भारत को देखो, उसके बाद 1 साल मौन रहो, और एक मौन रहने के बाद फिर जो है तब 1 साल भारत को देखने के बाद तब तो अपने कार्यक्रमों की योजना। अभी जिसकी बीरेन जी ने चर्चा की, BHU के स्थापना दिवस 1916 में गांधी जी का पहला सार्वजनिक उद्बोधन वो BHU के स्थापना दिवस के अवसर पे हुआ था। मालवीय जी ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। इस अवसर पर जो लॉर्ड हार्डिंग थे, जो कि वायसराय थे, वो आधारशिला रखने के लिए बुलाए गए थे। तमाम राजा महाराजाओं को बुलाया गया था। जितने विशिष्ट व्यक्ति थे, नेता थे, उनको भी बुलाया गया था, और उन्होंने इस अवसर पर एक व्याख्यान माला रखी थी। उस व्याख्यान माला में वो एक विशिष्ट व्यक्ति को बुला के
व्याख्यान कराते थे, उसी में गांधी जी भी आए और उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। मंच पर राजा महाराजा बैठे थे, महाराजा दरभंगा उसकी सदारत कर रहे थे। महात्मा गांधी अपनी पगड़ी पहनकर एक किसान के भेष में आए। राजा महाराजा बड़े बड़े हीरे जवाहरात सोना चांदी का आभूषण पहने बैठे हुए थे। उन्होंने इसी पे अपना भाषण केंद्रित किया और कहा कि ये लोग जो इतना गरीबों का शोषण कर करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहे अगर ये इसको दान कर दें तो इस देश की गरीबी जो है वो दूर हो जाए। धीरे धीरे लोग उठ के जाने लगे, राजा महाराजा जाने लगे, लेकिन जो पब्लिक थी वो गांधी कमान के नारा लगा रहे थे। श्री प्रकाश जी अपने लेख में लिखते हैं कि वो भी वहां पर थे, उन्होंने कहा गांधी कमान, लेकिन लोग जो है मंच पे बैठे हुए लोग जाने लगे। अंत में सदारत करते हुए जो दरभंगा नरेश थे वो भी उठ के चले। गांधी जी ने अपना व्याख्यान वहीं बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मंच की मर्यादा मानता हूं, क्योंकि अब जब सदारत करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष नहीं है तब ये सभा नहीं चल सकती। लेकिन पब्लिक कह रही थी कि आप बोलिए, लेकिन गांधी जी वहां बैठ के चले। तो इस तरह से पहला सार्वजनिक उद्बोधन उन्होंने किया और जिस प्रकार से पब्लिक को उन्होंने कनेक्ट किया, जो कांग्रेस एक बंद कमरे में स्वराज्य की बात कर रही थी उसको ला करके जनाधिकार बनाने की बात जो गांधी ने की, उसका जो है, और ये ज्यादा दूर नहीं था, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर बनारस में। उसके बाद फिर उन्होंने 1921 में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया और एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की वहां पर। निश्चित रूप से इसके पीछे उनका एक कोई न कोई दृष्टिकोण रहा होगा, कोई न कोई एक विजन रहा होगा, जो कि एक स्वदेशी की भावना के आधार पर उन्होंने एक विश्वविद्यालय की वहां पे स्थापना की, जो कि बाद में क्रांतिकारियों के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा गढ़ रहा और बहुत बड़े बड़े लोग वहां से निकले। अब पड़ोस के दो विश्वविद्यालय गांधी जी तो बहुत रहे, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जैसा कि अभी कुमार वीरेंद्र जी ने बताया कि जो मेयर सेंट्रल कॉलेज था, उस मेयर सेंट्रल कॉलेज में अर्थशास्त्र सोसाइटी थी, उसके अनुरोध पर आए थे। मदन मोहन मालवीय के घर से ठहरे थे, वहां से पैदल चल के वहां पर आए और आकर के उन्होंने वहां पे उद्बोधन किया। लेकिन इसके अलावा कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा या छात्र संघ भवन पे किसी तरह का कोई कार्यक्रम गांधी जी का नहीं हुआ। गांधी जी इलाहाबाद, जैसा कि मैंने खोजा, हो सकता कुछ इसमें त्रुटियां हो, 13 बार लगभग गांधी जी इलाहाबाद आए थे, जिसमें 6 बार तो निश्चित रूप से उसके प्रमाण हैं, 9-10 बार के आने की और है, लेकिन 13 बार छोट-मोट है। मैं उसको यहाँ पे चलूँ। पहली यात्रा उनकी 5 जुलाई 1896 में हुई थी, उसका उद्देश्य कुछ पता नहीं। दूसरा 1918 में वो संभवतः कुंभ के मेले में गोपनीय तरीके से आए थे और स्नान करके चले गए थे। 11 मार्च 1919 में आनंद भवन में एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए, अभी चर्चा कुमार जी ने की। 20 मार्च 1920 में वो पंडित मोतीलाल नेहरू से मिलने आए। 15 अगस्त 1929 में उनका 4 दिवसीय प्रवास इलाहाबाद में रहा। 2 फरवरी 1931 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अस्वस्थता में वो आए और उनका हालचाल लेना लिया उन्होंने। 17 नवंबर 1931 में फिर आए, वो 7 दिन का उनका प्रवास इलाहाबाद में रहा। 17 नवंबर 1939 में कमला नेहरू अस्पताल का शिलान्यास करने आए। 28 फरवरी 1941 को कमला नेहरू अस्पताल का उद्घाटन किया उन्होंने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के मौके पर चर्चा के लिए आनंद भवन में ठहरे और इसके अलावा जो है छुटपुट जो है उनके जो है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि आए लेकिन पूरे इतने, लेकिन उल्लेख उनके मिलते हैं। इतने आने के बाद भी उनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर कोई उद्बोधन न होना, ये अपने आप में बड़ा हमको आश्चर्यजनक लगता है। और मुझे इसके पीछे वही लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो मैकाले की शिक्षा पद्धति के ऊपर गढ़ा हुआ था, वो जो है संभवतः ये साहब नहीं जुटा पा रहा था यहाँ के लोगों का कि वो यहाँ पर है। वीरेंद्र जी ने बताया कितने जो भी सभाएं, जो भी बातें हो रही थी, वो सब इलाहाबाद के बाहर हो रही थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भीतर में नहीं। लेकिन गांधी के आने का प्रभाव, क्योंकि आनंद भवन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वो स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था।
वहाँ पे सब गतिविधियाँ चलती थी। और उससे 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके अंदर बड़ी सुगबुगाहट थी, सब कुछ थी, लेकिन इसके अंदर कोई चीज नहीं हो रही थी, ये अपने आप में निश्चित रूप से एक विचारणीय बिंदु है। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1930 के बाद इस विश्वविद्यालय की चेतना धीरे धीरे जागृत हुई और 1930 से ही जो है असहयोग आंदोलन में यहाँ की बातें प्रारंभ हुई, जिसमें कमलेश मल और यदुवीर सिंह का नाम हमको खोजने से मिला, इन दो छात्रों का, जो कि यहाँ पर रहते हुए उन लोगों ने 1930 में अपना योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में दिया। लेकिन 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे ज्यादा सक्रिय भागीदारी रही। हम अक्सर लाल पंथर की बात करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और लाल पंथर छात्र संघ और लाल पंथर भवन, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक हैं। और ये जो लाल पंथर हैं, ये बीएससी के छात्र थे और 1942 में जब जितने बड़े बड़े नेता थे सब अरेस्ट हो गए, तब जो जिम्मेदारी जो पीछे के लोग थे उनके ऊपर थी इस आंदोलन को चलाने की। तब 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है महती योगदान दिखाई पड़ता है और एक आंदोलन के तहत 12 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए कचहरी के लिए मार्च किया गया, जिसमें कि लाल पंथर ने शहीद हुए, उन्होंने सीने पे अपने गोली खाई। एक और बच्चा जो सीएवी का था, रमेश मालवी, उसका भी जो है उसको भी गोली लगी, उसकी भी मृत्यु हुई। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो है एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो 42 के आंदोलन में दिखाई पड़ा। मैं केवल एक यहाँ पे बात करना चाहूंगा, वो केवल ये कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने की बात की। और जब पहली बार उन्होंने असहयोग आंदोलन किया और चौरी चौरा कांड हुआ, तो तमाम विरोधों के बावजूद उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि देश अभी तैयार नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन को सत्य और अहिंसा के रास्ते से उचल। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद से गांधी के जो 13 प्रवास इलाहाबाद में हुए, उन प्रवासों का ये हम प्रभाव देख सकते हैं कि 1942 के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी के उस सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लाल पंथर ने अपने झंडे को फहराने के लिए अपने सीने पे गोली खाई, लेकिन अंग्रेजों के ऊपर उसने कोई ये गांधी का ही प्रभाव था कि सत्य अहिंसा के बाद में 1942 में जो है वो यहाँ का जो युवा था वो सत्य अहिंसा के उसमें इतना रम गया था कि उसने अंग्रेजों की गोली तो खा ली, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। ये गांधी का जो है बहुत बड़ा योगदान था और ये विश्वविद्यालय के छात्रों का योगदान। मैं और ज्यादा न बोलते हुए 2-3 बातें और कहूँगा। मेडिकल हिस्ट्री विभाग के डॉक्टर ताराचंद, इनका भी उल्लेख होना चाहिए, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना में भरसक कार्य किया। और हाल एंड हाल की चर्चा तो आपने की, लेकिन हिंदू हॉस्टल का बहुत ज्यादा योगदान था। हिंदू हॉस्टल ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद वहीं पे रहते थे, क्रांतिकारी लोग आके छुप के वहां पे रहते थे। और हम लोग तो जब पढ़ने आए थे तो एक हमने किंवदंती सुनी थी कि इसी कटरा के किसी मिठाई वाले ने चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी की थी और हम लोगों के मन में था, हम लोग उस मिठाई की दुकान में मिठाई नहीं खाते थे, एक तरह से सोशल बाइकआउट था। वहीं बगल में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, वहां पे हम लोग जाकर मिठाई खाते थे और वहां पे मिठाई नहीं लेते। मैं उस प्रतिष्ठान का नाम नहीं लूंगा इतना से, लेकिन ये हम लोगों को बताया गया था कि ये वही मिठाई की दुकान है जिसने चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी की थी। तो ये जो भावना है कि जब 1977 में आए तब भी वो यहाँ पर चल रही थी, ये बताती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मन में स्वतंत्रता के प्रति क्या जज्बा रहा होगा कि जो है 1977 में उतने पुरानी बात को जो है वो कंटिन्यू हो रही। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः मैंने कुछ बातें की
हो सकता है कोई इसमें त्रुटि हो गई हो, तो मैं उसको क्षमा चाहूँगा। ताराचंद के बारे में, ताराचंद के बारे में। ताराचंद जी ने काफ़ी योगदान दिया इसमें, और वो सब सिंपथाइजर थे स्वतंत्रता आंदोलन के, और आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने जो एक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात है उसमें काफ़ी अपना योगदान दिया उन्होंने। और अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में योगदान की बात करें तो ताराचंद का ही नाम हमें दिखाई पड़ता है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। मैं एक बार पुनः संजय जी का, कल्पना जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सभी का कि आपने बड़े धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।